अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। कराची में 4 दिन का चैन और अब फिर दहशतगर्दी का राज। तालिबान पहले हमारे इत्तेहादी थे, फिर दुश्मन, अब फिर दोस्त। अमेरिका ने मुज़ाकरात शुरू किए तो हमने भी कर दिए। बलोचिस्तान में मुज़ाकरात का मैंडेट तो वजीर आला को मिल गया। 3 माह में अगर सूबाई काबीना का फैसला नहीं हुआ तो मुज़ाकरात के फैसले में कितना वक्त लगेगा। अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि कराची में 1992 जैसा ऑपरेशन किया जा रहा है MQM के खिलाफ। उनका यह कहना था कि उस वक्त भी 72 अफराद के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर एक ऑपरेशन किया गया, लेकिन उसका टारगेट दर हकीकत MQM थी। उनका यह कहना है कि उन्होंने अपने पार्टी के कारकुनों से यह कहा कि वो रियासती जबर का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं। अल्ताफ हुसैन का यह कहना था कि यह पीपल्स पार्टी का ही दौर हुकूमत था। 1973 में भी महाजरों पर जुल्म हुआ, फिर उसके बाद भी मुसलसल पीपल्स पार्टी के दौर में ऑपरेशन होते रहे और अभी भी जो ऑपरेशन हो रहा है वो पीपल्स पार्टी के दौर में हो रहा है। जबकि MQM के दूसरे कई जो रहनुमा है उन्होंने ये कहा है कि ये जो ऑपरेशन है जिसमें MQM को टारगेट किया जा रहा है, ये दर हकीकत जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कराची के मामलात को ठीक करने की कोशिश है, उसको सबोताज करने की बात की जा रही है। ये एक बड़ा अजीब वाकया हुआ है कल, जब चौधरी निसार साहब ने यह कहा वज़ीर दाखिला ने कि गुज़श्ता 4 दिनों में कराची में सूरत हाल बेहतर हुई है और लाशें गिरने का सिलसिला कुछ थमा है, तो उसके फौरन बाद दहशतगर्द कराची की सड़कों पर निकल आए और उन्होंने लाशें गिराने शुरू कर दी और चंद घंटों में ही 10-12 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए। और फिर आज जब नदीम हाशमी जो MQM के MPA थे उनको गिरफ्तार किया गया तो उसके जवाब में एक बड़ा रिएक्शन आया और तकरीबन जो कराची भी बंद हो गया, हैदराबाद भी बंद हो गया, सिंध के कई दूसरे शहरों में हंगामे फूट पड़े। और जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा था कि तमाम सियासी जमातें एक पेज पर इकट्ठी हो चुकी हैं कराची में अमन कायम करने के हवाले से, वो जो एक हमें इत्तेहाद नज़र आ रहा था वो आज बिल्कुल टूट गया। क्योंकि जो सबसे बड़ी जमात है कराची की, जिसके पास 70% मैंडेट है, जो गुज़श्ता 11 इंतखाबात में इलेक्शन जीती है, आज उसके रहनुमा जनाब अल्ताफ हुसैन का ये कहना है कि कराची में फिर मुहाजिरों के खिलाफ MQM के खिलाफ एक टारगेटेड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मुत्तहिदा के खिलाफ उनका कहना था कि ये ऑपरेशन है। इस सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे MQM के रहनुमा जनाब आसिफ हसनैन साहब और इमरान इस्माइल साहब हैं जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, और फिर हमें शर्जील मेमन साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सिंध के सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चलता हूं जनाब आसिफ हसनैन के पास जिनका ताल्लुक MQM से है। आसिफ साहब, एक बड़ा अहम बयान दिया है जनाब अल्ताफ हुसैन ने, बिल्कुल खुलकर उन्होंने कहा है कि मुत्तहिदा के कारकुनों के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। कुछ इस पर कमेंट कीजिए कि आप क्या देखते हैं, आगे क्या होगा चलकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, आपने जिस तरीके से बात की शुरू में, यकीनी तौर पर हमने जो ऑपरेशन की डिमांड की थी वो कराची की उस सूरत हाल के बाद जो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर टारगेट किलिंग्स हो रही थी, जो यहाँ पर बत्ताखोरी हो रही थी, जो यहाँ पर लाशें बरामद हो रही थी, जो सेक्टेरियन वायलेंस हो रहा था और यहाँ पर लोगों की गर्दनें काटे जा रही थी, यहाँ पर किडनैपिंग, रैंसम जो है वसूला जा रहा था। तो ये सारी सूरत हाल जो इंतहाई सूरत हाल थी, तो हमने जब ये महसूस किया कि गुज़िश्ता कई सालों से पुलिस के होते हुए भी और फिर 18-19 साल से रेंजर्स के होते हुए भी मामलात बेहतरी की तरफ जाने के बजाय और बढ़ते चले गए, तो हमने फेडरल गवर्नमेंट को कहा कि जी वो यहाँ पर फ़ौज लाकर उसको एक टास्क दे और उसकी बुनियाद पर क्रॉस दी बोर्ड एक न्यूट्रल तरीके से एक ऑपरेशन करे, ताकि वो डिमांड जो सिर्फ MQM की नहीं थी, वो डिमांड जो यहाँ के आम आदमी की थी, वो डिमांड जो यहाँ के छोटे ताजरों की थी, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट की थी, सबकी डिमांड थी जो कि मुसलसल एहतजाज कर रहे थे। तो उसकी बुनियाद पर ये डिसाइड हुआ और उनकी भी डिमांड थी कि जी फ़ौज को लाया जाए। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने जब ये तय किया कि जी इसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मातहत किया जाए, हमने अपनी रिजर्वेशन उस वक्त भी शो की, क्योंकि हम माजी के डसे हुए थे, माजी के ज़ख्म खाए हुए थे और वो ज़ख्म अभी ताज़ा थे और इन्हीं गवर्नमेंट में थे जो कि माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर गवर्नमेंट्स रही हैं। तो इस सूरत हाल में अभी ऑपरेशन ये शुरू हुआ, हमने सारी बातों को फिर भी एक्सेप्ट करके हमने कहा कि जी मामलात को आगे बढ़ाएं। किसी की जानों से, कराची के लोगों की जानों से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है।
अब ये ऑपरेशन आगे बढ़ा था कि 3-4 दिन में जो आपने देखा जो भी यहाँ से लोगों को पकड़ा गया, लिफ्टिंग हुई, सारी चीज़ें, तो हमने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन कल अचानक जब हमारे एक्स MPA जो कि किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में नहीं थे, कोई FIR साब्ता उनकी नहीं थी, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं थी उनके ख़िलाफ़, उसको जवाब बनाकर जो वाक़यात हुए 13, कल आपको याद है 13 किलिंग्स हुई हैं। उस 13 किलिंग्स में कराची में एक जो थे वो दो जो थे वो बोरी कम्युनिटी के लोग थे जो अहले तशय्युअ हज़रात, उनको मारा गया। एक मस्जिद के ट्रस्टी थे मौलाना, उनका मर्डर हुआ। 2 पुलिस के लोग थे और दीगर लोग थे। तो हम भी तो ये कह रहे थे कि जो ऑपरेशन डिसाइड हुआ था कि जराइम पेशा लोगों के ख़िलाफ़ होगा, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ होगा, टारगेट किलर्स के ख़िलाफ़ होगा, जो किडनैपिंग और रैंसम वसूल रहे हैं उनके ख़िलाफ़ होगा, जो गर्दनें काट रहे हैं उनके ख़िलाफ़ होगा। तो ये सारा ऑपरेशन उन जराइम पेशा लोगों के खिलाफ, इंतहा पसंद दहशत गर्दों के खिलाफ। अच्छा, ये आसिफ साहब आप मेरे साथ ही रहिए, मेरे आसिफ साहब सियासी जमात आप मेरे साथ रहें क्योंकि मेरे पास थोड़ा वक्त कम है। मैं आपकी तरफ बाद में आता हूं क्योंकि शर्जील मेमन साहब हमारे साथ हैं। मेमन साहब ये बताइए, बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया अल्ताफ हुसैन ने पीपल्स पार्टी पर, कहा कि हमेशा पीपल्स पार्टी के दौर में नस्ल कशी की जाती रही है और अब फिर एक टारगेटेड ऑपरेशन है MQM के खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया समीर साहब। मैं समझता हूँ कि मीडिया हर चीज़ दिखा रही है और इस वक्त जितनी भी कार्रवाइयाँ कराची में हो रही हैं वो पुलिस और रेंजर्स जितने भी एक्शन कर रहे हैं वो इंटेलिजेंस इदारों की इंफॉर्मेशन और उनकी मदद से मुख्तलिफ जगहों पर कर रहे हैं। कराची में कल भी कत्ल गारत हुई, 2 पुलिस अफसरान को भी शहीद किया गया। जैसे ही पुलिस अफसरान को शहीद किया गया तो उस इलाके की पुलिस मुतहरक होकर उन्होंने मुख्तलिफ एक्शन किए, अपनी इंफॉर्मेशन गैदर की और कुछ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के थ्रू उन्होंने एक्शन किए जिसमें गिरफ्तारियां अमल में आई। अब अगर किसी सियासी पार्टी को ये महसूस होता है कि उनका कोई अगर बेगुनाह शख्स गिरफ्तार हुआ है तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है आज़ाद अदलिया। आज़ाद अदलिया से रुजू किया जाए, ना कि पूरे शहर के 2 करोड़ आवाम को यकमाल बनाया जाए, शहर को बंद किया जाए, गाड़ियां चलाई जाए, स्कूल बंद करवाए जाए, कारोबार बंद करवाए जाए और जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो डेली वेजेस पे लोग कमाते हैं और खाते हैं उनका कारोबार को या उनके रोजगार पे लात मारी जाए। मैं समझता हूँ ये तरीका बिल्कुल नहीं है। सबसे बेहतर तरीका है अगर वो समझते हैं कि बेगुनाह है, क्योंकि मैं किसी के लिए भी ये नहीं कह सकता कि पुलिस ने 100% सही एक्शन किया या गलत एक्शन किया है। मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं, मेरी कोई ट्रेनिंग है। अगर जिन दोस्तों को ये है शिकवा तो कोर्ट से रुजू कर लें। मेमन साहब ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और जो ऑपरेशन हो रहा है वो गवर्नमेंट ही कर रही है, उसमें लीड रोल चीफ मिनिस्टर का है, तो उस गिरफ्तारी की, उस ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सिंध हुकूमत एक्सेप्ट करेगी। समीर साहब मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, देखें चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले भी फ्री हैंड दिया था, इस वक्त भी पुलिस और रेंजर्स को फ्री हैंड दिया हुआ है। चीफ मिनिस्टर साहब कोई लिस्टें नहीं भेजते सीएम हाउस से कि किस शख्स को गिरफ्तार करना है। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो फ्री हैंड दिया उसके तहत इंटेलिजेंस इदारों की मदद से पुलिस और रेंजर्स मुख्तलिफ जगहों पर एक्शन करते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट भेजते हैं कि हमने इन शख्स को गिरफ्तार किया है। इन्वेस्टिगेशन करना चीफ मिनिस्टर साहब का काम नहीं है, पुलिस का ही काम है। उसके बाद फैसला करना अदालत का काम है। जी बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेमन साहब हमारे साथ ही रहिए, आसिफ साहब भी हमारे साथ हैं और इमरान इस्माइल साहब भी, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का और इस मसले पर हम ब्रेक के बाद भी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। बात हो रही है कराची की, जहां पर जब वजीर दाखिला ने यह कहा कि मामलात कुछ बेहतर हुए हैं तो उसके बाद दहशत गर्दी की लपेट में आ गया है शहर, और आज MQM के रहनुमा जनाब अल्ताफ हुसैन ने बड़ा एक संगीन इल्ज़ाम लगाया है। उनका ये कहना है कि मुत्तहिदा के कारकुनों के खिलाफ एक रियासती ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जो जिस तरह 1992 में किया गया था। और इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ इमरान इस्माइल हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जनाब आसिफ हसनैन जिनका ताल्लुक MQM से, और शर्जील मेमन साहब सूबाई वज़ीर इत्तलात भी हमारे साथ हैं। इमरान इस्माइल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप भी कराची में जो हालिया इंतखाबात हैं उसके बाद आपकी जमात भी एक बड़ी स्टेक होल्डर बनी है। ये जो मज़ाकराती प्रोसेस था सारा, जब वज़ीर आज़म आए आपकी जमात उसमें शरीक नहीं हुई। अब नज़र ऐसा आ रहा है कि
जो कोई एक कंसेंसस कहीं डेवलप हुआ था वो तो खत्म हो गया। किस तरह देखते हैं कराची में आगे क्या होगा? शुक्रिया समीर साहब। मैं सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर कर दूं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि जो वज़ीर आज़म साहब ने कराची में APC बुलाई थी उसका तहरीक इंसाफ को दावतनामा नहीं मिल सका। अब वो कोई लैप्स था या उनकी कोई स्ट्रेटजी थी वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब जो कराची की इस वक्त सिचुएशन बनी है जो बहुत ही अफसोसनाक एक सूरत हाल की तरफ जा रही है। मैं शजील मेमन साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि अगर किसी सियासी जमात का कोई लीडर, वर्कर या कोई उनका अहदेदार अगर पकड़ा गया है किसी शक की बुनियाद के ऊपर, तो उसके लिए अदालतों के दरवाजे खुले और अदालत जाना चाहिए, न कि हम शहर में गुंडागर्दी का राज ले आएँ और इस तरह कराची को पैरालाइज करके रख दें और ये मैसेज हम आवाम को और इदारों को अपने दें कि जी अगर हमारे ऊपर हाथ लगाया तो हम ये करने के कैपेबल हैं, बल्कि इससे भी आगे हम कराची को ले जा सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि एक कराची के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती जो काफ़ी अरसे से हो रही है और अब मेरा ख्याल है कि ये अब मज़ीद इस ज़्यादती का मुतहम्मिल कराची हो नहीं सकता। और कराची को क्लेम करने वाले लोग जो ये क्लेम करते हैं कि कराची 70% 80% हमारा है, तो उनको कराची का ज़्यादा दर्द होना चाहिए, बजाय इसके कि वो दुकानें बंद कराएं, ट्रकों को आग लगाएं, लोग मर जाएं उसके अंदर और फिर हम TV पर बैठ कर ये बताएं कि जी इतने बरेलवी मरे, इतने शिया मरे और इतने पंजाबी मरे और इतने पठान मरे, जो और मज़ीद आग लगाने के मुतरादिफ होता है। ये बड़ी एक ख़तरनाक किस्म की जी रिपोर्टिंग है जो नेगेटिव रिपोर्टिंग की तरफ जाती है, जो इग्नाइट करने की तरफ जाती है, जो लोगों को हंगामों और चीज़ों पर उकसाने की तरफ जाती है। और ये एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑपरेशन की इतने अरसे से रट लगी हुई थी, ये तो ऑपरेशन जब भी कराची में होगा, चाहे वो फ़ौज करे, चाहे वो रेंजर्स करे, चाहे वो पुलिस करे, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान MQM का होगा, इसलिए कि MQM ने ही इस शहर को यरगमाल बनाया। MQM ने ही अपने सेक्टर इंचार्जेस के ज़रिए यहाँ पर हुकूमत की अपनी एक पैरेलल हुकूमत कायम की, जहाँ पर लोगों के फ़ैसले होते हैं, जहाँ पर चीज़ें होती हैं, और जाहिर है कि वो बग़ैर किसी फ़ोर्स के नहीं हो सकते। और अगर ऐसी कोई फ़ोर्स पैरेलल मौजूद है तो जब भी आप किसी इदारे को आज़ाद करेंगे, हाथ उसके खुले करेंगे और उससे कहेंगे कि जी आप बिला तफरीक जाकर कार्रवाई करें, तो वो ये कार्रवाई के अंदर इस जुमरे में इस तरह के लोग हमारे साथ ही रहिए। इमरान साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। मैं आसिफ हसनैन साहब से चाहूँगा कि वो इस पर रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि इमरान इस्माइल साहब ने एक बड़ा ये इल्ज़ाम लगाया है कि MQM अपने सेक्टर कमांडर्स के ज़रिए शहर को कंट्रोल कर रही है। देखें, इमरान इस्माइल साहब डिफेंस में बैठकर जो कराची के लो इनकम एरियाज़ हैं, जो एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ ये वाक़यात हो रहे हैं, जहाँ पर गुज़िश्ता 4 दिनों से जो हमारे सेक्टर ऑफिसेस पर रेड्स की गई, जो हमारे लोगों को उठाया गया, हमने तो 4 दिन तक कोई बात नहीं की। लेकिन जब कल नदीम हाशमी को उठाया, अगर कराची की पुलिस इतनी एफिशिएंट थी, इतनी वो पुलिस का बेहतर कारकर्दगी थी कि उसको 1 से 1.5 घंटे में ही पता चल गया कि जो वाक़या हुआ है उसका किलर कौन है और उसको किसने किया, और वो उठाकर फ़ौरन अगले 10 मिनट में FIR लॉन्च कर दे, तो फिर तो कराची के हालात को वैसे ही बेहतर हो जाना चाहिए था। जो इन्होंने बात की कि जी इस शहर में भत्ता कौन लेता है, इस शहर में टारगेट किलर, और डायरेक्टली इन्होंने इल्ज़ामात लगाए। इल्ज़ामात लगाने के लिए तो मेरे पास भी बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि हर आदमी को इस बात की आसानी है कि वो कराची शहर में MQM पर इल्ज़ामात लगा दे। इसी सूबे के अंदर अगर कोई सिंधु देश का नारा लगाए, उस पर इमरान इस्माइल साहब की लब कुशाई कभी नहीं होगी। इसी शहर में अगर इसी सूबे में अगर नौशरो फिरोज में पटरियाँ उड़ाई जाएं और सिंधु देश के तराने बजाए जाएं, इस पर कभी लब कुशाई नहीं करेंगे। बलूचिस्तान में अगर पाकिस्तान का परचम नहीं लहराया जाए तो PTI जाकर उनके आगे हाथ जोड़ सकती है कि खुदा के वास्ते आप पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएं, मगर ये कभी भी लब कुशाई नहीं करेंगे। असल में हर आदमी को इस बात की आसानी है कि वो कराची के लोगों पर नमकपाशी करे। कराची के इख्तियारात देने के लिए कोई तैयार नहीं है, फंड देने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब इख्तियारात आप नहीं देंगे, फंड नहीं देंगे, 2 करोड़ की आबादी को 2 करोड़ की आबादी को मैंने तो इमरान साहब आपकी बात बड़ी तसल्ली से सुनी है, मेरे ख्याल से आप समझदार हैं, आपकी बात पूरी तसल्ली। थोड़ी देर के लिए मेरी बात भी सुन लेंगे तो देखें, डायरेक्टली किसी पर इस किस्म का एलिगेशन लगाना मुझे भी आसानी है। मैं भी ये कहूँ कि जी अगर KPK में डेरा इस्माइल खान से 250 अफराद छूटे तो ये तो सारे के सारे लोग मिले में वहाँ की हुकूमत, सूबाई हुकूमत,
जिन्होंने मिलकर एक फायर नहीं किया और 250 अफराद को न सिर्फ छोड़ा बल्कि उन्होंने इस्लामाबाद को रेड अलर्ट कर दिया, इस मुल्क को दाव पे लगा दिया। तो मेरे लिए भी आसानी है कि पीटीआई वहाँ पर बैठकर ये सब कुछ कर रही है। ऐसे इल्ज़ामात नहीं लगाए जाते, गैर मुनासिब अमल है। इमरान साहब पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो ये देखें कि किसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अगर इस शहर में कलादन तंजीमों के खिलाफ जिसका कहा गया था कार्रवाई हो रही है, उसके बारे में जिसकी रिपोर्ट्स खुद रेंजर्स ने कहा कि क्या लियारी सोमनाथ का मंदिर है, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, जो लोगों के गले काटने में थे, जो बदला लेने में थे, अगर कार्रवाई होती है तो हम भी कहते हैं। मैं इस पर शर्जील मेमन साहब से रिस्पॉन्ड लेना चाह रहा हूँ। शर्जील साहब, ये बयान कीजिएगा, आपने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो रिपोर्ट है उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन माजी में तो हमने देखा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो रिपोर्ट्स थी वो भी बड़ी काबिल एतराज़ थी, और फिर कराची में तो खबरें ऐसी हैं कि इंटेलिजेंस के कुछ अपने लोग भी इस किडनैपिंग में इन्वॉल्व हैं। तो आप समझते हैं कि उनकी जो रिपोर्ट है उस पर 100% आप उसे एक्सेप्ट करेंगे और उसे दुरुस्त तस्लीम करके एक्शन करेंगे? समीर साहब, ये थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी कि अगर किसी भी इदारे में, किसी एजेंसी में, किसी सरकारी इदारे में या किसी सियासी पार्टी में अगर एक दो आदमी या चंद लोग खराब हैं, उसके लिए पूरे इदारे की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर दिया जाए। दूसरा आपने जिक्र किया कि अखबार में अगर इंटेलिजेंस इदारा का कोई शख्स इन्वॉल्व है तो मतलब ये कतन नहीं है कि पूरा इदारा खराब है। दूसरी बात ये, आपने इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बात की माजी की, ठीक है, हमारे मुल्क के जो क्रेडिबल इदारे हैं, अगर या तो हम रियासत को तस्लीम करें या रियासत को तस्लीम करना छोड़ दें। अगर रियासत को तस्लीम करते हैं तो रियासत के उन इदारों का एहतराम भी अगर करें तो सबसे बेहतर, अगर एहतराम नहीं भी करते तो उन इदारों को तस्लीम करना लाजमी है। अगर हम उनको तस्लीम करना छोड़ दें, उनकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करना छोड़ दें कि अगर इंटेलिजेंस इदारों की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी गलत हैं, तो लोग पहले भी टारगेट किलिंग में गिरफ्तार हुए, जिनकी GITs बनी वो भी गलत हैं, जिन जिन लोगों ने 100 कत्ल के एतराफ किए, जिसमें ISI की रिपोर्ट, MI की रिपोर्ट, IB की रिपोर्ट, रेंजर्स की रिपोर्ट, तो वो भी गलत है। मुझे अफसोस होता है कि हमारे पास यहाँ पे ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने फौज बुलाने का मुतालबा जरूर किया, लेकिन उसी फौज की जो एजेंसी है उनकी रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं होती। अगर आप फौज बुलाने का मुतालबा करते हो तो कम से कम उनकी एजेंसी की रिपोर्ट को तस्लीम करो। लेकिन यहाँ पे हर चीज को कंट्रोवर्सी और पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की। मैं अभी भी बोलता हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसको छोड़कर आगे की तरफ देखा जाए। मैं ये एतमाद का कहता हूँ कि गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन नहीं है किसी भी पार्टी के खिलाफ एक्शन करने की, खुसूसी तौर पर पाकिस्तान की कुछ पार्टी की जो सिंध में गवर्नमेंट है उसका किसी पार्टी से कोई झगड़ा, कोई लड़ाई नहीं है जिसके लिए वो किसी को एक्शन करना चाहते हो या किसी के खिलाफ कोई करते रहो, मतलब किसी को टारगेट करना चाहते हो। चीफ मिनिस्टर सिंध ने फ्री हैंड दिया हुआ है रेंजर्स और पुलिस को कि अक्रॉस द बोर्ड जाके एक्शन करें, चाहे क्रिमिनल लियारी में हो, चाहे क्रिमिनल लियाकताबाद में हो, चाहे वो कोरंगी में हो, चाहे औरंगी में हो, कराची के किसी भी इलाके में जहां पे क्रिमिनल है, पुलिस और रेंजर्स को फ्री हैंड दिया हुआ है और उसमें गवर्नमेंट की कोई बैड इंटेंशन नहीं है। और इस मद में हमने हर प्लेटफॉर्म पे जहां पे कंप्लेंट आई है हमने यकीन दहानी करवाई है। अच्छा, अगर हम समी साहब एक सेकंड, अगर हम सिंसियर से कराची को अमन का गहवार बनाने के लिए हम चाहते हैं कि कराची में कत्ल गारत खत्म हो, मासूम लोगों की जो लाशें उठ रही है वो बंद हो, तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कुछ कड़वी गोलियां खानी पड़ेंगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि जितने लोग पुलिस या रेंजर्स ने गिरफ्तार किए हैं वो 100% क्रिमिनल है। मैं कहता हूँ अगर उसमें कुछ इनोसेंट हैं तो हमारी आला अदलिया जो है या हमारे लोअर कोर्ट्स हैं वो आजाद है। अगर किसी के खिलाफ एविडेंस नहीं होगा तो जबरदस्ती कोई सजा उसको पुलिस या रेंजर्स नहीं देंगे, लेकिन उसके लिए पेशेंस की जरूरत है, उसके लिए डायलॉग के जरिए मसला हल करने की जरूरत है। ये कोई तरीका नहीं है कि शहर को यरमाल कर दिया जाए, शहर को बंद कर दिया जाए, दुकानें बंद कर दी जाए, स्कूल बंद कर दिए जाए, बसें बंद कर दी जाए, लोगों की ट्रांसपोर्ट जलाई जाए। इससे कभी भी मसले का हल नहीं होगा। इससे हम मजीद इंतशार फैला रहे हैं। इससे कितने लोगों को नुकसान हुआ, अरबों रुपए का कराची को एक दिन में नुकसान हुआ। लोग बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन मैं आसिफ साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आज जो अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा है वो तो उन्होंने तो ये अपील की है MQM के जो अरकान हैं, जो उनके हमदर्द हैं, कि आप कानूनी और आईनी दायरे में रहकर एहतजाज करें। और इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि आप क्या अदालतों में जाएंगे, ये जो नाइंसाफ़ी आप समझते हैं आपके वर्कर्स के साथ हो रही है। समी साहब, मैं 3 रिपोर्ट्स का और जिक्र कर दूं साथ साथ। शर्जील मेमन साहब ने जो जिक्र किया, 3 रिपोर्ट्स और भी थी। एक रिपोर्ट्स में उसी इंटेलिजेंस और DG रेंजर ने रिपोर्ट पेश की सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स पास किए कि क्या लियारी सोमनाथ का मंदिर है जो आप वहां जाकर कार्रवाई नहीं कर सकते, और आज तक कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी रिपोर्ट उन्होंने ये पेश की कि
इस कराची शहर में 3 जगहों से किडनैपिंग और रैंडसम के जो ग्रुप्स हैं वो काम कर रहे हैं और उनकी जगह भी आइडेंटिफाई की और उन्होंने बताया कि इसमें कौन लोग हैं। तो तीसरी उन्होंने रिपोर्ट दी कि कराची में जो 60 से 70% एरियाज़ जो नोगो एरियाज़ हैं उसमें या तो कलादन तंजीमें बैठी हैं, जिसका जिक्र सबको पता है कि कराची में अगर मंगो पीर, कुंवारी कॉलोनी या इत्तेहाद टाउन या फिर दीगर जगहों पे या फिर कुछ जगहों पे कलादन तंजीमें और गैंगवार बैठे हुए हैं, जिस पे उन्होंने जिक्र किया लियारी और दीगर इलाकों का। तो ये 70% इलाके वो हैं जिसका नोगो एरिया का जिक्र किया। तो इन रिपोर्टों का जिक्र भी अगर वो कर देते तो क्लियर हो जाता कि ऑपरेशन अगर आपको क्रॉस दी बोर्ड करना था तो उन सबको टारगेट करना था। लेकिन क्या इन 5 दिनों में वो सब टारगेट हुए? सबके ऑफिसेस पे छापे मारे गए? क्या जिन लोगों ने इतने बड़े बड़े वाकयात किए, जो ताजिर खड़े होकर एहतजाज करते रहे और आज भी कर रहे हैं, क्या आपने उन भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाई की? नहीं की। दूसरा आपने सवाल ये किया कि जो इस वक्त सूरत हाल है, बिल्कुल हम उस तरफ देखिए, आज के एहतजाज की कोई कॉल MQM ने नहीं दी थी। जब कल नदीम हाशमी का ये वाक़या हुआ और बिल्कुल नाजायज़ वाक़या हुआ कि एक पढ़े लिखे आदमी को जो पेशे से इंजीनियर है, ताजिर है, 50 साल से ज़्यादा उसकी एज है, एक भी सिंगल FIR नहीं है, उसको आपने 1.5 घंटे में उठाकर FIR 10 मिनट में लॉन्च कर दी। तो लोगों का ये रिएक्शन सामने आया, जिसको MQM ने फिर रोका है फौरी तौर पे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने सिंध असेंबली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन दाखिल की ताकि हम वहाँ पर जाएँ और हम अदालतों में भी जाएंगे। तो हम इन सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, हमारा हक बनता है। इसलिए कि माजी में भी 72 मछलियों का नाम लेकर जो ऑपरेशन हमारी तरफ जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया था, हम उसका शिकार हुए थे और आज भी यही सूरत हाल जो है वो हमारी तरफ की जा रही है। लिहाजा हमारा हक बनता है कि हम एहतजाज करें और गवर्नमेंट का ये राइट है कि गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को संजीदगी से ले, इसकी इन्वेस्टिगेशन करे और जो लोग इस सबूताज करना चाह रहे हैं इस ऑपरेशन को, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जी इमरान, आप कुछ मुख्तसर कमेंट करना चाहेंगे क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं जी सिर्फ ये कहूँगा कि कराची को पैरालाइज करने का हक किसी को नहीं बनता, ना ये हक किसी को दिया जाना चाहिए ना दिया जाएगा। मुझे बड़ी उम्मीद है इस गवर्नमेंट से और हमारे DG रेंजर्स और सारों से कि वो कराची में इस तरह की कार्रवाइयों को रोकेंगे। और ये बात कहना कि जी लोग खुद ब खुद सड़कों पर निकल आए और हमने उन्हें रोका, सरासर गलत है। इनके लोग बाकायदा आके दुकान वालों को धमकियां देते हैं। इनके बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इमरान इस्माइल साहब, आसिफ हसनैन साहब और शर्जील मेमन साहब। बहरहाल कराची का मामला है, देखते हैं अगले दिनों में क्या होता है। इस वक्त नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सलीम साफ़ी से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मुज़ाकराती अमल हुकूमत पाकिस्तान शुरू करने जा रही है उसकी कामयाबी के इम्कानात कितने हैं, लेकिन ब्रेक के बाद। आज 9/11 है, यानी 11 सितंबर। 12 साल कबल आज ही के दिन अमेरिका में हमले हुए, जिसके बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जो मौजूदा जंग है उसका आगाज़ हुआ। लेकिन इस जंग का आगाज़ जिन तालिबान के खिलाफ हुआ, 80 की दहाई में जब रूस अफगानिस्तान में आया तो वो पूरी दुनिया के इत्तेहादी बने, उनकी आंखों का तारा बने। फिर जब 9/11 हुआ तो उन्हीं तालिबान के खिलाफ ऐलान जंग किया गया। गुज़श्ता 12 साल से हम पूरी दुनिया उनके साथ लड़ रही है, हम भी उस लड़ाई में शरीक हैं। हज़ारों लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। और फिर अब ये इत्तला है कि दुनिया ये समझती है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए मामले को हल करना चाहिए, तालिबान दोस्त बन सकते हैं। और अब दोस्ती के इस नए सफ़र पर हम भी गामज़न होने वाले हैं, जिस पर जाने के लिए अमेरिका कोशिश कर रहा है। क्या वाकई ये अचीव हो सकता है? इस हवाले से हम बात करेंगे सलीम साफ़ी से, बड़े मारूफ तजिया निगार हैं, हालात पर उनकी गहरी नज़र है। सलीम साफ़ी साहब, ये बयान कीजिएगा कि जो मुज़ाकरात के ज़रिए हम अमन तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कामयाब हो जाएंगे? देखिए समी साहब, अगर तो सिविल मिलिट्री इदारे वो सिर्फ पॉलिसी नहीं बल्कि अगर टेक्टिकल लेवल तक एक पेज पे आ गए हों, जिस तरह की हुकूमत का दावा है, और वहाँ पे भी जुज़ की बजाय अगर कुल को एड्रेस किया जाए और पॉलिटिकल लीडरशिप ड्राइविंग सीट पे रहे और मिलिट्री इंस्टीट्यूशन पीछे रह के उनको फैसिलिटेट करे उसी लाइन में, तो मेरे ख़्याल में अब भी मुफाहमत के चांसेस मौजूद हैं। अच्छा, ये साफ़ी साहब, ये इस साल के आखिर में हमारे यहाँ तो मिलिट्री लीडरशिप भी तब्दील होने वाली है, और ये बयान कीजिएगा कि इन हालात में आप समझते हैं कि वो जिस कंसेंसस की आप बात कर रहे हैं, सियासी क़यादत, मिलिट्री क़यादत, अचीव हो सकता है?
मेरे ख्याल में अचीवेबल है अगर सियासी क़यादत अपनी संजीदगी का, अहलियत का मुजाहरा कर ले और कन्फ्रंटेशन की बजाय अगर कंसल्टेशन के साथ आगे बढ़े तो शायद माजी में चूँकि मार तो सबको अपने अपने हिस्से की पड़ी है, इसलिए इस APC से पहले भी पिछले कुछ अर्सा में मिलिट्री लीडरशिप की सोच में भी काफ़ी तब्दीली नज़र आ रही थी। और दूसरा जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि अफ़गानिस्तान में भी गेम बिल्कुल बदल रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी अब मामलात ऐसे हैं कि वो किसी के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान भी मज़ीद इस सूरत हाल को एफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए अब इसके बग़ैर शायद कोई चारा नहीं है कि हमारे इदारे एक दूसरे के साथ खेलने की बजाय एक पेज पे आके पाकिस्तान के मसाइल को और ख़ुसूसन जो सबसे संगीन मसला है एक्सट्रीमिज़म और टेररिज़म का, उसको हल करने की कोशिश करें। साफ़ी साहब, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये तालिबान के साथ जो जंग है, इंतहा पसंदों के साथ, ये तो नज़रियात की जंग है और इसका मुज़ाकरात से शायद इतनी आसानी से फ़ैसला नहीं हो पाएगा। आप समझते हैं कि ये हुकूमती जो लोग कहते हैं रिट कमज़ोर हो गई है, वाकई हुकूमत की रिट कमज़ोर होगी? और फिर सवाल ये है कि इस जंगबंदी के नतीजे में तालिबान क्या हुकूमत पाकिस्तान को देंगे? देखिए समी साहब, आप बहुत बेहतर जानते हैं दुनिया के हालात को, आपने दुनिया देखी भी है। मेरे ख़्याल में रियासत कोई भी कमज़ोर नहीं होती और कोई भी ग्रोह खा वो कितना भी ताकतवर हो जाए तो रियासती ताकत का मुकाबला आसान नहीं होता। हमारी रियासत कमज़ोर नहीं बल्कि कंफ्यूज हो चुकी थी और कंफ्यूज है, और कंफ्यूज होने की वजह से वो कमज़ोर नज़र आ रही थी। हमारी पॉलिसियों में बुनियादी तज़ादात रहे पिछले 10 सालों में। हम जिन लोगों को पाकिस्तान में कुचलना चाहते थे उसी तरह के लोगों को सरहद की दूसरी तरफ उनकी कामयाबी के मुतमन्नी थे। अमेरिका हमारा दोस्त भी था और दुश्मन भी था, और इसी तरह बाकी मामलात में भी हम यकसू नहीं थे, जिसकी वजह से हमारी रियासत कंफ्यूज होकर कमज़ोर नज़र आई। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आज भी अगर हमारी रियासत यकसू हो जाए और तमाम इदारे एक पेज पे आ जाए तो इस मसले को मुज़ाकरात से भी हल किया जा सकता है, और अगर खुदा न खास्ता वो ना हुआ तो फिर ताकत से भी इस मसले का हल निकाला जा सकता है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि तालिबान क्या दे सकते हैं पाकिस्तान को, तो ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान का उनसे डिमांड एक ही होगा, और वो ये कि वो असलहा रख दे, आईन पाकिस्तान की बालादस्ती को और रियासती रिट को तस्लीम कर ले। अगर तो वो ये चीज़ पाकिस्तान को दे देते हैं तो हम इस प्रोसेस को कामयाब समझेंगे, और मेरे ख़्याल में इससे कम किसी चीज़ पे हुकूमत को भी राज़ी नहीं होना चाहिए, और ना कोई भी रियासत और हुकूमत इससे कम किसी चीज़ पे राज़ी हो सकती है। इस वक्त तो प्रॉब्लम यही है कि वो रियासत के बागी हो चुके हैं और रियासत के लिए दर्दसर बन चुके हैं। वो दे यही सकते हैं कि रियासत को तस्लीम कर ले, कानून की के सामने अपने सर तस्लीम खम कर ले, और जो पाकिस्तान के लिए वो मुसीबत बने हुए हैं उसकी बजाय वो पाकिस्तान के लिए गनीमत बन जाए, ना कि मुसीबत। साफ़ी साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये ऐलान किया कि ये जो मुज़ाकरात का फ़ैसला है ये पाकिस्तान का अपना है, किसी मुल्क ने उन्हें नहीं कहा। अब तालिबान से मुज़ाकरात हो रहे हैं और कोई इसकी इंटरनेशनल गारंटी नहीं है। माजी में तो एक कॉल पर हमारी पॉलिसी तब्दील होती रही है, तो ये इसका यकीन कैसे आप दिलाएंगे इन जंग लड़ने वाले ग्रुप्स को कि ये जो पॉलिसी है ये हतमी होगी और इस पर जो भी मुआहदा हुआ उस पर अमल दरामद होगा? असल में समीर साहब, एक तो ये जो पाकिस्तान में ठीक है साजिशें भी बहुत होती है, लेकिन ये जो कंस्पिरेसी थ्योरीज़ है, अभी कल तक तो हमारी पूरी सियासी क़यादत कम व बेश सब और ख़ुसूसन मजहबी जमातें वो यही कहती थी कि जी ये अमेरिका जो है पाकिस्तान को तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने नहीं दे रहा, और अब जब हुकूमत कर रही है तो वो ये कहा जाता है कि गैर मुल्की ताकत के इशारे पे कर रही है। तो वही जो क़ुव्वत पिछले अगर इनके बकौल पिछले 10 साल मुखालिफ रही तो आज वो उसका इनिशिएटर कैसे बन गई? मेरे ख़्याल में इस हद तक ये मामला दुरुस्त है हुकूमत का मौक़िफ़ कि ये इस वक्त हमारी दाखिली ज़रूरत है और हुकूमत का अपना इनिशिएटिव है। हाँ, अमेरिका, मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका मुज़ाकरात
चाहता भी नहीं है, उस हवाले से कोई प्रेशर भी नहीं डाल रहा है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी तालिबान के बीच में भी वो नहीं आना चाहता। लेकिन माजी में जिस तरह अमेरिका मुखालिफ था इनके साथ मुज़ाकरात और मुफाहमत का, और जिस तरह वो बार बार डू मोर का मुतालबा कर रहा था और ताकत के इस्तेमाल का, तो इस वक्त जो मैंने महसूस किया है तो अमेरिका उसको भी डिमांड नहीं कर रहा। अगर पाकिस्तान की हुकूमत अस खुद इनके साथ किसी मुफाहमत तक पहुँचती है तो शायद अमेरिका रुकावट नहीं। अच्छा साफ़ी साहब, हमें तो ये हमेशा बताया गया ऑफ द रिकॉर्ड कन्वर्सेशन में कि ये जो सारे ग्रुप्स लड़ रहे हैं इनमें से बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी फंडिंग इंडिया से आ रही है और वो इंडिया की मर्ज़ी पर ये सारा काम कर रहे हैं। तो फिर अब ये मुज़ाकराती अमल में अगर तारें पीछे से हिल रही हैं, बैरूनी क़ुव्वतें उसको हिला रही हैं, तो पाकिस्तान मुज़ाकरात करके उनको मनाएगा कैसे? देखिए समी साहब, हम अगर अफ़गान तालिबान की मिसाल ले लें तो यकीनन अफ़गान तालिबान को हर वो क़ुव्वत सपोर्ट कर रही है और हर वो मुल्क सपोर्ट कर रहा है जो अमेरिका या करज़ई हुकूमत का मुखालिफ है। मसलन ईरान की माजी में कोई हमदर्दी नहीं थी अफ़गान तालिबान के साथ, वो नज़रियाती भी एक दूसरे के हरीफ थे। लेकिन आप जानते हैं कि माजी करीब में ईरान की हुकूमत की तरफ से अल-कायदा को भी फैसिलिटेट किया गया है और अफ़गान तालिबान के साथ भी उसने रवाबित उस्तवार कर लिए हैं। इसी तरह नेचुरली इस रीजन में जितनी भी अमेरिका मुखालिफ क़ुव्वतें हैं वो अपने अपने तरीक़े से तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। और ख़ुद अफ़गान तालिबान के बारे में अफ़गान हुकूमत का इल्ज़ाम ये है कि ये इनकी कोई इंडिजिनस मूवमेंट नहीं है, बल्कि जो कुछ है वो पाकिस्तान के दरपर्दा सपोर्ट का मरहून मिन्नत है। लेकिन उसके बावजूद अगर अफ़गान हुकूमत भी बात करना चाहती है तो उन्हीं तालिबान और मुल्ला उमर से करना चाहती है, और अगर अमेरिका भी कर रहे हैं तो उनके साथ ही कर रहे हैं। तो इसी तरह पाकिस्तानी तालिबान जो उनकी तहरीक उठी है, जो इसका आगाज़ हुआ है, वो अफ़गान तालिबान की हमदर्दी में हुआ है, वो अमेरिका की मुखालफत में हुआ है। फिर नेचुरली अगर कोई क़ुव्वत, वो तालिब हो, वो दाढ़ी वाला हो, वो बग़ैर दाढ़ी वाला हो, वो अगर इंडियन मफादात को अटैक करता है तो नेचुरली वो हमारी हमदर्दी का मुस्तहिक़ करार पाता है। और इसी तरह अगर तालिबान या कोई और क़ुव्वत पाकिस्तानी फोर्सेस से लड़ रही हैं तो नेचुरली वो फिर अफ़गान इंटेलिजेंस के, वो इंडियन इंटेलिजेंस के और इसी तरह दीगर पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतों के इंटेलिजेंस की हमदर्दियों के मुस्तहिक़ करार पाते हैं। और हम जानते हैं कि ये डर्टी गेम इस रीजन में जारी है पूरी क़ुव्वत के साथ। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि बात उन्हीं से करनी होगी, और मेरे ख़्याल में अगर अपने इन लोगों को मना लिया गया और उनके साथ डील हो गई तो फिर ख़ुद ब खुद ये गैर मुल्की शेह और सपोर्ट भी ख़त्म हो जाएंगी और वो क़ुव्वतें भी मज़ीद इनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी, जो बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे, जिनका ये कहना था कि मुज़ाकरात के ज़रिए यकीनन इस मसले का हल तलाश किया जा सकता है। और कई दूसरे ग्रुप्स जो जिनकी तारें बाहर की ताकतें भी अगर हिला रही हैं तो भी उन ग्रुप्स के पास अब कोई चारा नहीं है मुज़ाकरात के सिवा, बड़े पुरुमीद नज़र आ रहे थे। बहरहाल इस वक्त हुआ है यहाँ पर एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बलूचिस्तान के रहनुमा जनाब मीर हासिल बजंजो से गुफ्तगू करेंगे कि तालिबान से या जो वहाँ पर बलोच इंसर्जेंट्स हैं उनसे मुज़ाकरात का मैंडेट तो मिल गया वज़ीर आला बलूचिस्तान को, कब होंगे वो मुज़ाकरात? क्योंकि वहाँ के हाल तो ये है कि 3 माह हो गए और अभी तक सूबाई काबीना की भी तश्कील नहीं हो सकी। लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के उन हिस्सों में शामिल है जहां अमन अमान एक बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा रकबे के लिहाज से, लेकिन आबादी सबसे कम, और उसके जो ज़मीन के नीचे जो मिनरल हैं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो ख़जाने ही बलूचिस्तान के अवाम की मुसीबत का बायस है, क्योंकि दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों की नज़रें उन्हीं मिनरल्स पर हैं जिन्हें वो एक्सप्लोर करके बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। और बलोच अवाम की सूरत हाल ये है कि सुई जहाँ से गैस निकलती है और पूरे पाकिस्तान में जाती है, अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान के अवाम को वो भी पूरी तरह मुयस्सर नहीं है। एक एक्सप्लॉयटेशन की कहानी है, एक ऐसा एहसास महरूमी है वहाँ पर कि जिसने बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स को तक़वियत दी जो आज गालबन वहाँ पर अलहदगी की बात कर रहे हैं।
अब जो आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहा गया कि वज़ीर आला बलूचिस्तान को मैंडेट दिया गया है कि वो वहाँ पर जो नाराज़ ग्रुप्स हैं उनके साथ मुज़ाकरात करें। ये मुज़ाकरात किस तरह से होंगे, इस हवाले से क्या हो रहा है, आज हमें नेशनल पार्टी के अहम रहनुमा, सीनियर रहनुमा मीर हासिल बजंजो ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बजंजो साहब। वालेकुम सलाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बजंजो साहब, जो आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी उसमें तो ये फैसला हुआ कि वज़ीर आला जो बलूचिस्तान है उनके पास मैंडेट है मुज़ाकरात का, वो करेंगे नाराज़ लोगों से मुज़ाकरात, और ये भी सुनने में आया कि एक आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। कुछ बयान कीजिएगा इस हवाले से, क्या पेशरफ्त है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी जो है पिछले 7 साल से जो चल रही है उसमें पहली दफ़ा ये है कि दोनों मतलब फेडरल गवर्नमेंट ने और जो आपका मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने बलूचिस्तान गवर्नमेंट को ये एम्पावर किया है कि जी आप जाके इनसे बातचीत करें, इनसे मुज़ाकरात करें, अगर कोई इनमें से राज़ी होता है तो हम उनको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार होते हैं। पहली तो बात यह है कि इससे पहले या तो किसी हुकूमत ने इस बात को परसू नहीं किया होगा, या परसू किया होगा तो जो मिलिट्री एंड सिविल लीडरशिप है उनमें इजाज़त नहीं दी गई हो। मगर बहरहाल जब से हम हुकूमत में आए हैं हमने दोनों लीडरशिप को परसू भी किया है कि वह आप हमें एक चांस दे दें, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सब आ जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, कुछ लोग हमसे आपसे बात करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो आप हमें ये चांस दें। तो मतलब 9 तारीख की जो एपीसी में जो उन्होंने लफ्ज़ लिखा कि दिस फोरम अथराइज प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड चीफ मिनिस्टर, कि ये फोरम, ये ज़ाहिर है उस फोरम में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद था, उस फोरम में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूद था, उसमें इंटीरियर मिनिस्टर मौजूद था और उसके साथ पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूद थी कि अगर ये कोई बातचीत करते हैं, बातचीत में चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो हम ये फोरम इसकी इजाज़त देता है। पहली तो बात यह है कि थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और दूसरे जो लोग वहाँ बैठे थे कि उन्होंने पहली दफ़ा एक कॉन्फिडेंस का इज़हार किया बलूचिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर, चीफ मिनिस्टर के ऊपर, कि आप जाके हमारे बात कर सकते हैं और आप जो भी डायलॉग करेंगे हम उसमें ऑन बोर्ड होंगे। लेकिन बजंजो साहब, जो वहाँ पर मुश्किलात हैं वो तो नज़र इस तरह से आ रही हैं कि ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए अभी तक बलूचिस्तान की काबीना ही नहीं तश्कील पा सकी, इतना मुश्किल ये काम नज़र आ रहा है। तो जो नाराज़ ग्रुप्स हैं उनके साथ मुज़ाकरात, ये कितना वक्त इसमें लगेगा? नहीं, मैं देखिए मेरी बात सुने, जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है ये ऐसा नहीं है कि हम स्विच ऑन और ऑफ होने वाली बात नहीं है, इसमें हमें टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, और 3 महीने मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि आप जो इस वक्त बुलेट रेडी बॉडीज आए हैं दे आर 700 प्लस, 700 से ऊपर बुलेट रेडी बॉडीज आई है, लोग मिसिंग हैं, लोग मारे गए हैं, ग्रुप्स बनाए गए हैं, ग्रुप्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वहाँ एक बाकायदा कार्रवाई शुरू है। तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि 1-2 महीने में या 1-2 दिन में जाके ठीक होगा? नो, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। इस साल भी लगता है, 1.5 साल भी लग सकता है। और सर उसमें एक चीज़ हमें और ज़रा देखने की ज़रूरत है कि आप कोई कहते हैं काबीना नहीं बना तो इससे क्या ताल्लुक, काबीना बने ना बने, काबीना का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, इससे ताल्लुक बराह रास्त तो बजंजो साहब नहीं हो सकता, लेकिन एक मुश्किल जो है जी, कोई मुश्किल नहीं है जी, तमाम चीज़ें तय हो गई हैं। जब भी फेडरल गवर्नमेंट मीटिंग करेगी मामला खत्म हो जाएगा। बात दूसरी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मुश्किल जो हमें नजर आ रहा है कि जो पता नहीं सबको नजर आ रहा होगा, हम क्या इतने आलिम लोग नहीं है। देखिए 2014 आने वाला है, 2014 में जो एहसाफ का जो इनखला है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब तो हमारी दुनिया की नजरें इसमें हैं कि एहसाफ के जाने के बाद फिर क्या होगा। आया एक और इन्फ्लक्स अफगान मुहाजिरीन का, मुख्तलिफ किस्म के मिलिटेंट्स का, मिस्क्रेंट्स का, आया वो सैलाब भी हमारी तरफ आएगा। फर्ज करें कल को वो सैलाब आता है तो हमारी ये बातचीत, ये तमाम जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से लेके
नीचे तक, वो तो सब तितर बितर हो जाएगा। वो एक नई सिनेरियो शुरू हो जाएगी, जिसके लिए हमने इसकी निशानदेही ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में की थी, क्योंकि वी आर इन द माउथ ऑफ कंधार। हम कंधार के ओपननेस पे बैठे हुए हैं, क्योंकि कोई भी अफगानिस्तान में प्रेशर आएगा तो वो इन्फ्लक्स जो है वो आएगा बलूचिस्तान की तरफ। तो इसीलिए अभी तो हमें इसको देखना है कि ये जो एहसाफ के जाने के बाद अफगानिस्तान में क्या सिचुएशन बनती है। अच्छा, अगर अफगानिस्तान में आप दुरुस्त है, ये बड़ा संगीन मामला आपने निशानदेही की है। ये बयान कीजिएगा, कोई टाइम फ्रेम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का दे सकते हैं कि कब तक आप ये रखते हैं प्रोग्राम इसको बुलाने का? मेरी ये राय है कि जो इन्होंने हमें अथराइज किया है, अगर हमारी कोई बातचीत मुस्बत हो जाती है, बातचीत थोड़ी आगे बढ़ती है, फिर तो शायद ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की जरूरत ही ना पड़े। बहुत बहुत अच्छा, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में बहुत शुक्रिया बजंजो साहब, जो कह रहे थे कि अगर हमारी गुफ्तगू इन ग्रुप्स के साथ बढ़ती है आगे और कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो हो सकता है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत ही ना पड़े। उनका कहना था कि काबीना की तश्कील में ताख़ीर ज़रूर है, लेकिन इसका मज़ाकराती अमल से कोई ताल्लुक नहीं और वो भी मामला तकरीबन तय हैं। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। तब तक अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।